पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर डेट का आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो ये आगाज़ हुआ था 2006 से 2008 में। उस वक्त एकदम से जो एनर्जी प्राइसेस थी वो $20 पर बैरल से $140 पर बैरल गई थी। लेकिन चूँकि वो शौकत अज़ीज़ गवर्नमेंट का आखिरी साल था, इलेक्शन आने वाले थे, हुकूमत ने उसको पास ऑन नहीं किया। जब पास ऑन नहीं किया, वो जो जितना तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा था, तो वहाँ से जो डेट जो है इसकी बुनियाद हुई थी, यानी तकरीबन 100% से ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी और पाकिस्तान में सिर्फ 9% जो था वो एनर्जी की कीमतों में इजाफा हुआ था। 91% जो था वो हर दिन हुकूमत जो है वो अपने पास उसको बर्दाश्त कर रही थी। तो जब वो बर्दाश्त कर रही थी तो बढ़ता 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 एक अफरीत बन गया, जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपके डिफेंस बजट से ज़्यादा इस वक्त एनर्जी सेक्टर डेट है। तो 1860 अरब रुपये 1380 अरब रुपये जो है वो हमारा डिफेंस का बजट है और तकरीबन 2.7 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त हमारा एनर्जी सेक्टर डेट पहुंच जाएगा इस साल पे। तो ये एनर्जी सेक्टर डेट अगर बढ़ता चला जाएगा तो जाहिर है ये फिस्कल डेफिसिट भी होगा इसका नतीजा। और इस वक्त जो जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी, अगर उसको पास ऑन नहीं किया जाता तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इसका असर पड़ेगा। अब जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो ये है कि टारगेट सब्सिडी की तरफ जाएँ। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है कि जो सब्सिडी के लिए पैसे एलोकेट किए जाते हैं वो सिर्फ उन लोगों को दिए जाएँ जो वाक़ईतन मुस्तहिक़ हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके बॉटम 40% लोग हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो ये होगा कि जो मिडिल क्लास है, जो अगले ऊपर वाला 30% है, वो बुरी तरह से कुचली चली जाएगी। इस वक्त विदाउट नोइंग हम सब सब्सिडी ले रहे हैं। मसलन अगर हम पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाते तो पेट्रोल का जो रेट है वो एक पराडो वाले को भी पेट्रोल उतने रुपये लीटर ही मिल रहा है जितना एक मोटरसाइकिल वाले को मिल रहा है या एक चिंची वाले को मिल रहा है। अगर हुकूमत जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी दे रही है तो उस पर मुझे या आपको जाने में कोई मना नहीं कर सकता है। अगर रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं तो वहाँ पे हम में से कोई भी जाके वहाँ पे ख़रीदारी कर सकता है। इसी तरह से अगर आप बिजली का बिल देखें तो जहाँ पे सिंगल फेस मीटर है वहाँ पे आप देखिए 3 स्लैब्स होते हैं बिल में। जो 3 फेस मीटर है उनके 2 स्लैब होते हैं, जो सिंगल फेस मीटर है उसके 3 स्लैब होते हैं। तो पहले जो यूनिट्स हैं उनका रेट मुख्तलिफ होता है, फिर मुख्तलिफ होगा, फिर मुख्तलिफ। तो जहाँ जहाँ पे भी सिंगल फेस मीटर लगे हैं उन सबको 300 यूनिट तक इस वक्त सब्सिडी मिल रही है। जो टारगेटेड सब्सिडी, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ रहा है, ये हुकूमत की तरफ ना जाए, लेकिन अगले जो भी हुकूमत आएगी, PTI आए या कोई और आए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की टारगेटेड सब्सिडी पे जाती है तो 2 चीज़ें मैं बड़ी क्लियर होती हुई देख रहा हूँ। एक तो ये होगा कि वो इस वक्त पैसे जो कि हम सब में तकसीम हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की शक्ल में, वो सिर्फ लाइफ लाइन कंज्यूमर तक महदूद कर दिए जाएंगे। ज़ाहिर है वो एक वेलकम स्टेप होगा, लेकिन मिडिल क्लास उससे इफेक्ट होगी। इसी तरीके से डाटा की मदद से ये बहुत आसान है और ये इस वक्त ईस्ट एशिया के बहुत से मुल्कों में हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि पेट्रोलियम की कीमतों को सब्सिडाइज ही किया जाए। इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो ज़ीरो ले रही है गवर्नमेंट। बजट में 30 रुपये पर लीटर रखा गया था, लेकिन इस वक्त चूँकि ऑलरेडी आलमी मंडी में कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो ज़ीरो पे है और वो हम सब उस सब्सिडी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आने वाले 3-4 सालों में जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ कि आपके पास CNIC एहसास प्रोग्राम का डाटा, FPR का डाटा, नादरा का डाटा, ये सारा है। देख लिया जाएगा कि किस बंदे के पास किन लोगों के पास मोटरसाइकिल है, किसके पास रिक्शा है, किसके पास चिंची है, किसके पास छोटी गाड़ी है, उस गाड़ी का टेलीफोन नंबर क्या है, तो पूरा डाटा ट्रायंगुलेट करके बड़े आराम से उसको एनर्जी के पैसे जो हैं वो उसके टेलीफोन पे उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाए और बाज़ार में पेट्रोल का वो रेट रहने दिया जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। वो का 200 रुपये लीटर बनता है या 300 रुपये लीटर बनता है। तो ये टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हम जा रहे होंगे, उस पर जाए बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इस सारे में जो सवाल आता है वो ये है कि इस ट्रांजिशन, यानी जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं एक फेज़ से दूसरी फेज़ में, तो उस ट्रांजिशन की कॉस्ट जो है वो कौन भुगतेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो बॉटम 40% है उनको तो फ़ायदा होना चाहिए, जो लोएस्ट क्वार्टाइल में लोग हैं। जो अपर 20% है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग सियाह वहाँ पर फंसे हुए थे, 700 रुपये लीटर तक पेट्रोल उन्होंने खरीदा है, तो उनको शायद उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो स्ट्रेटजी अपनाना होगी वो ये है कि जी उस मिडिल क्लास को किस तरीके से हैंड होल्डिंग उसकी की जाए कि वो इस ट्रांजिशन से गुजरने के काबिल हो सके। क्योंकि मिडिल क्लास जो होती है ये आपका अर्बन ग्रोथ का एक ग्रोथ इंजन होती है। इस वक्त की अगर मैं देखता हूँ जो पॉलिसीज़, उसका जो ना चाहते हुए जो एक गवर्नमेंट, यानी ये नहीं कि गवर्नमेंट की कोई मैल इंटेंशन है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जितना भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में या बाकी मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो हिज इंटेंशन इज़ वेरी राइट एंड वेरी क्लियर कि महंगाई खत्म हो, लोग जो हैं
ये मीशत जो है रुपया चले, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है इस वक्त कि फॉर एग्जांपल ये जो अभी लो कास्ट हाउसिंग स्कीम पे लोन दिए जा रहे थे, स्टेट बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन देने पे उस तरीके से तैयार नहीं है। मेरे पास 3-4 केसेस यहाँ पे आए। एक साहब थे, उन्होंने रवात में को 5 मरले के प्लाट पे घर बनाना चाह रहे थे। सारा उनका प्रोसेस हो गया, 5,000 रुपये इसकी नॉन रिफंडेबल फ़ी है बैंक की, वो भर के एंड पे उनको बताया गया कि जी रवात चूँकि ICT में नहीं आता तो लिहाजा ये या RDA के अंडर हो या CDA के अंडर हो, तो रवात रूरल में आ रहा है तो वहाँ पे उनको लोन नहीं मिलेगा। एक और साहब थे, वो कहीं पे अपार्टमेंट देखना चाह रहे थे, एक बेडरूम अपार्टमेंट, तो 10 लाख उनके पास था, बाकी वो कर्जा लेना चाह रहे थे। सारा प्रोसेस होने के बाद उनको बताया गया कि जी वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो इस स्कीम में नहीं आते। तो कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो उनकी तरफ से जो है बैरियर्स वो भी काफ़ी सारे रहेंगे, क्योंकि हमारे कमर्शियल बैंकर्स दे आर नॉट ट्यून्ड और दे आर नॉट ट्रेंड कि कोलेटरल के बगैर वो छोटे किसी सारफ को कर्जा दे दें। तो बैंक में कर्जा देने का जो फार्मूला है कर्जा लेने का, वो फार्मूला ये होता है कि पहले मुझे साबित करना होता है कि मुझे इस कर्जे की ज़रूरत नहीं। तो अगर तो मैं साबित कर लेता हूँ कि मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, ये तनख्वाह है, ये मेरे वसाइल हैं, तो फिर तो मुझे कर्जा दे देंगे। अगर मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब है कि मुझे कर्जे की ज़रूरत है, तो मुझे निकाल देंगे कि अच्छा यार तुम्हारे पास कोलेक्टर नहीं है, तुम कर्जा नहीं ले सकते। तो जो एक मेजर अब आएगा जो चेन मैनेजमेंट, वो ये है कि अभी जो 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ की नई स्कीम इन प्रिंसिपल अप्रूव हुई है कामयाब पाकिस्तान के नाम से, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोलेटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन, वो जाएगा कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए कि वो कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से वो देंगे, और अगर वो नहीं देते तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। दूसरा जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, जिन लोगों के पास इस वक्त लिक्विडिटी पड़ी है उनके लिए बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव टाइम है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इस वक्त हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक एक्सचेंज हमने देखा बहुत बूम पे आया, अगर उसके आप टॉप 25 जो परफॉर्मर्स हैं उनको देखें तो उन टॉप 25 में बहुत से ऐसे हैं जो नॉन फंक्शनल हैं या जो लॉस मेकिंग हैं, लेकिन उनके शेयर की वैल्यू आप देखें तो वो यहाँ पे आसमान पे चढ़ी हुई है। तो वो जो बाटा सिस्टम वहाँ पे चलता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सरगर्मी अमल है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखें तो वहाँ पे फाइलें बिक रही हैं। अगर आप गाड़ियों को देखें तो जिन लोगों ने गाड़ियों में जिनके पास पैसे थे उन्होंने गाड़ियाँ बुक करा ली। इस वक्त जो parkwheel.com पे चले जाएँ आप, जो हुंडई की सोनाटा है उनकी कार, उस पर इस वक्त 10 लाख रुपए ऑन चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। तो अगर वो 10 लाख रुपये जिसके पास पैसे थे, अगर किसी ने 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ बुक करवा रखी थी तो वो तो बड़े आराम से उसमें से 40 लाख रुपये लेके साइड पे हो जाएगा। तो जिनके पास पैसे, यानी पैसा एक मैग्नेट है, तो जिसके पास वो मैग्नेट है वो बाकी पैसा खींचता चला आएगा। जिसके पास वो नहीं है, जाहिर है कि वो शायद उस तरीके से हुकूमत की अच्छी पॉलिसी से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा जिस तरह से कि हुकूमत जो है उसकी इंटेंशन है, और इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक जो अच्छी चीज़ शायद होने जा रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-2 हफ्ते में ये पॉलिसी आ जाएगी कि अगर कोई ऑटो कंपनी पेमेंट लेने के 60 दिन के अंदर गाड़ी नहीं देती तो उसको काइबर +3 के हिसाब से जो सारिफ है उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो या तो 60 दिन के अंदर अंदर अपनी गाड़ी डिलीवर करे, नहीं करेगा तो वो उसको इंटरेस्ट पे करे सारिफ को। तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ होगी तो वो शायद इसको डिस्करेज कर दे, तो वरना ये जो इस पर ग्रैंड सीकिंग है वो इससे फ़ायदा काफ़ी सारा उठा जाएंगे। और फाइनल बिफोर आई कम टू क्वेश्चन, ये सारी जो इकॉनमी का जो हमारा है नेक्स्ट फोरकास्ट, ये सब डिपेंड करता है कि ये जो इंडियन वेरिएंट है ये किस तरीके से यहाँ पे अनफोल्ड होता है। तो अल्लाह ना करे अगर ये इंडियन वेरिएंट काबू से बाहर होता है या वैक्सीनेशन जो है वो नेगेटिवली हिट होती है, तो फिर ये सारे जो इस वक्त एक आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इकॉनमी में, ये रिवर्स हो जाएगी। अगर इस पे काबू पा लिया जाता है तो फिर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। IMF का प्रोग्राम जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद अब हमें नया प्रोग्राम उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये वाला प्रोग्राम जो है, क्योंकि इस पे सारे वो बेंचमार्क चेंज हो गए, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क चेंज हो गया, वो 1.3% पे 1.5% पे हमारी ग्रोथ रेट बना के बैठे थे, 3.9 आ गया, तो अब उनको हर चीज़ जो है उसको रिवाइज़ करना है। ये प्रोग्राम भी सितंबर 22 में चूँकि ख़त्म होना है सितंबर 23 में, तो जाहिर है कि सितंबर 22, तो अब पेमेंट हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो या तो इसके हमें वो चंक्स जो हैं वो बड़े दे जो कि वो नहीं देंगे, चूँकि उनकी जो एक डिमांड थी रेगुलेटरी इदारों की खुद मुख्तारी वो हुकूमत ने पूरी नहीं की। नेपरा को खुद मुख्तार बनाना, ओगरा को खुद मुख्तार बनाना, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना, तो और ना ही प्राइवेटाइजेशन पर कोई काम हुआ। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने नहीं किए तो वो बड़े चंक्स हमें नहीं देंगे, और इसका या तो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड होगा
या फिर ये होगा कि एक नया प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट होगा, जिसमें कि जो इस वक्त शौकत तरीन साहब का जो है कहना, वो इस वक्त पहले जो क्वार्टर है उसकी प्रोग्रेस पे IMF को कन्विंस करना चाहेंगे। अगर सितंबर तक पाकिस्तान ने अपने रेवेन्यू टारगेट पूरे कर लिए, एनर्जी सेक्टर डेट थोड़ा सा कंटेन रहा, तो हम एक बेहतर प्रोग्राम देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें देखना है कि सितंबर के बाद IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात किस नए चले। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत आम फैम ज़बान में आपने एक्सप्लेन किया कॉम्प्लेक्स चीज़ों को। सर मैं इफ़ आई कुड स्टार्ट, तो सर एक हमारा टैबू सब्जेक्ट है, क्या डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसको हम रिकन्सिडर कर सकते हैं। एयर मार्शल असद खान कहा करते थे कि 20% तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। ट्रेड की भी आपने बात की, पिछला भी आपका लेक्चर मुझे याद है कि उसमें जनरल बाजवा साहब ने खुद कहा था कि मैंने अपने एक इदारे से ये रिसर्च करवाई है और उसमें ये मुझे बताया गया कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ मोर बेनिफिशियल टू पाकिस्तान दैन टू इंडिया, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में, इकोनॉमिस्ट में कोई है, पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है हमें इस पर कि नहीं है? देखिए ये 4 Ds इनको मैं कहता होता हूँ, जो कि हमारे करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर को अगर आप देखें फेडरल गवर्नमेंट के, तो पहला डी जो है आज से 10, 15, 20 साल पहले शायद डिफेंस होता था, अब वो है आपकी डेट सर्विस, कर्ज़ों की अदायगियाँ। इस साल पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो अगले 3 सालों में हमें तकरीबन $40 बिलियन जो है वो पे बैक करना है। अभी अक्टूबर में जो पाकिस्तान को एक बड़ी पेमेंट करनी होगी वो $1.5 बिलियन की है, जो कि 2006 में स्कूक बॉन्ड जारी हुए थे, वो हमें अब अक्टूबर 21 में पे करने हैं। इस साल को अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 4.5-5 बिलियन वो है, जो कि प्रिंसिपल इसका वापस जाना है। तो टोटल जो रेवेन्यू बचा है फेडरल गवर्नमेंट के पास, अगर हम इस बजट को देखें, सूबों को उनका हिस्सा देख के बचेगा 4497 बिलियन रुपए। उस 4497 बिलियन रुपए में से 360 बिलियन जो है वो कर्ज और कर्ज की अदायगी में जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास पीछे कितने बचे? पीछे आपके पास बच गए 1400 अरब रुपये। अब 1400 अरब रुपये को आप देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट को चलाने के अखराजात हैं, सैलरीज और पेंशन, तो वो है 1119 अरब रुपये। और पेंशन का अब आके थोड़ा सा उस पर बात होना शुरू हो रही है। पिछले 75 सालों से इन पेंशन ये होती है कि पेंशन को या तो पूरी दुनिया में पेंशन फंड होते हैं, वहाँ पे वो एम्प्लॉय की अमानत होती है, वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो भी उसको एंड में मिले, ताकि उसको GP फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन उसके सूद समेत वापस की जाए। तो यहाँ पे जो भी पेंशन थी वो करंट अकाउंट से ही जा रही थी, और अब वो इतना बड़ा फिगर बन जाएगा कि आने वाले 3 से 4 साल में ये सबसे बड़ा जो एक मेजर एक्सपेंस होगा, ये कर्ज़ों की अदायगी नहीं, ये पेंशन होगा कि पेंशन कहाँ से आएगी। और इसीलिए अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ हुकूमत जो है वो अनक्रीप जा रही होगी। और 1370 अरब जो है ये है इस वक्त डिफेंस के एक्सपेंडिचर। तो ये आपको बनता है, यानी इस बात से कोई इनकार नहीं कि हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहना होगा। जितना हम पीसफुल रहेंगे उतना हमारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहे होंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो अगर अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे अमन नहीं होता, और जैसा कि आपने देखा कि चमन जो क्रॉसिंग है वो अब तालिबान ने 2 दिन से बंद कर रखी है। अगर आप अफ़गान रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है उसको कंटेन करना चाह रहे हैं या बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे खर्चे बगैर शायद आप उस तरीके से नहीं चल पाएंगे। मेरा ख्याल में कि किसी ज़माने में जब कहा जाता ना घास खा लेंगे एटम बम बनाएंगे, उस वक्त तक तो ये डिबेट शायद बहुत वैलिड थी कि जी घास खाने की बजाय आप रोटी खाएं और एटम बम ना बनाएं। अब जब आप बना चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, तो अब तो हमें ये देखना है कि हम इस रीजन में, यानी एक तरफ अगर मोदी गवर्नमेंट अपने होस्टाइल इरादों के साथ बैठी है, दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पे अमन अमान की सिचुएशन नहीं होती, तीसरी तरफ अगर ईरान का मगरबी ममालिक के साथ पैचअप नहीं होता और वहाँ पे कोई ना कोई शोरश चलती रहती है जो कि डायरेक्टली आपके बलूचिस्तान को फिर इम्पेक्ट कर रही होती है, तो इस सारे में मेरा कहना है कि इस वक्त इसको कम करना शायद किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। हाँ, हमें यह ज़रूर देखना है कि हम बाकी अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कहाँ पे कम कर सकते हैं, कौन से ऐसे अखराजात हैं जिनको कि स्लैश करने की ज़रूरत है। और जो स्लैश होता है, यानी वो जो 4 मैंने डीज बताए थे, डेट सर्विस, डिफेंस, डे टू डे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट, तो अनफॉर्चुनेटली जो स्लैश होता है हर साल वो PSGP होती है, क्योंकि बाकी 3 जो हैं ये आपके नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है। कोई भी हुकूमत हो, PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, आर्मी की गवर्नमेंट है, कोई भी होगी, पहले 3 डीज जो हैं ऐसे हैं जिन पे कि शायद इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
कैप्टन साहब आप हाँ सर, जी थैंक यू प्लीज। वेरी मच। हमारा नज़र और स्मार्ट डाक को सही ब्रीफ किया जा सकता है जैसे आपने आज हमें ब्रीफ कर दिया। बिल्कुल वही चीज़ें जो वो किसी टॉक शो में आके कहते हैं, सेम थिंग यू रिपीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है कि अगर हम कहाँ खड़े होकर देखते हैं इस बजट में, भाई कहीं भी नहीं खड़े होकर देखना है, हमें खड़े होकर देखना है कि आवाम की हालत क्या है। जिस वक्त सिंध का जमींदार टमाटर उगा के बैठा हुआ था, आपने ईरान से इम्पोर्ट कर लिया टमाटर। सिंध का जमींदार को सड़क के किनारे रखते उसने कहा ले जाओ। आप अपने जमींदार को 2000 पर मंथ नहीं देते हो गंदम फ्री में, और उसके बाद आप 1.5 मिलियन टन की गंदम मंगा देते हो। आप ज़रूरी मुल्क हो, आप दालें करते हो, आप चीनी मंगाते हो। गन्ने की आप शायद 8वें बड़े प्रोड्यूसर हो, आप चीनी मंगा रहे हो। आप गन्ने के ज़मींदार को नहीं देते, आप गंदम के ज़मींदार को नहीं देते। इस दफ़ा तो कपास भी बाहर से आ रही है। इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। ये सारी फिगर्स और ये करंट अकाउंट डेफिसिट, भाई वो तो जीरो पे जाना था ना जब आप कुछ इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे थे, जब आपकी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे थी तो जीरो पे जाना था। जहाँ थोड़ी सी हुई वहाँ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। यही पेट्रोल 2009 और 2008 में $153 फी बैरल दिया था। उस वक्त इसकी कीमत थी 113 रुपये, लेकिन अब सिर्फ 70, 72, 73 जो हमने खरीदा हुआ था उस पर आप कीमत ले रहे हो 120 से ऊपर। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस ऑल गिमिकरी ऑफ फिगर्स। आप ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ये कि सीमेंट की तो पैदावार पिछले माह कम हुई है, फरोख्त कम हुई है पिछले माह। हम किस हवाई दुनिया में रह रहे हैं कि हम बड़े तरक्की कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है जैसा कि हमें दिखाया जाता है। और ये रेमिटेंसेस, आपने तो उसकी वजह भी बता दी कि भाई लोग नहीं आए और लोगों को भेजना पड़ गया, बैंक के थ्रू आ गया। जो हमारी एक्सपोर्ट हुई अभी रगड़ते रगड़ते, जो इतना बड़ा आपको मौका मिला था, चादरें आप बना के भेज रहे थे, सब कुछ आप भेज रहे थे, बांग्लादेश बंद था, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद आप वही 24 मिलियन पे जा सके एक्सपोर्ट में जो 2012-13 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया था। तो आपकी कोई एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं, सिर्फ आपने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया, दुनिया बंद थी तो आपने वो एक्सपोर्ट कर दिया। रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कॉमन पर्सन से देखेंगे ना। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कॉमन पर्सन इज नॉट पॉजिटिव तो आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। मेरा यही कहना चाहता है। थैंक यू। मेरा ख्याल है मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि हम सारे यहाँ पे इस वक्त अगर आप इजाज़त दें तो मिडिल क्लास तबका बैठा है। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हिट जो है इस ट्रांजिशन में वो मिडिल क्लास होगा। कि हम वो लोग हैं जो जाके ना तो किसी एहसास प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, ना हमें डायरेक्ट टू फूड सब्सिडी जो है उससे फ़ायदा उठा पाएंगे, ना किसी और चीज़ से। तो हमें सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है। अगर मैंने या आपने को 5-10 गाड़ियाँ MG की इस वक्त बुक कराई होती हैं और आज जब उनकी डिलीवरी शुरू हुई है 70 लाख अपनी जेब में डाल के साइड पे हो रहे होते तो बड़ा इसी को अप्रिशिएट कर रहे होते। Whenever we have discussion, हम जुज़ियात पे बात करते हैं, ठीक है ना। जुज़ियात पे बात नहीं, कुलियात पे बात करते हैं। तो कुलियात पे सर अगर आप मुझे बात करने का मौका दीजिए। उठा के देख लिया भाई, मेरा जो छोटा तबका है जो मेरे यहाँ काम करने वाली आती है, मैं तो उसकी जो इकोनॉमी कि उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जो है 1 पहुँचे हुआ है। यानी जैसे कोविड में था ना कि लोगों को SMS पहुँचे थे जिस और उस SMS पे एनरोल करवा के लोगों को पैसे आए थे। तो आई कैन अश्योर यू कि उस सबके के लिए पैसे जो हैं वो आ रहे होंगे। जो लोएस्ट 40% क्वांटाइल है वहाँ पे पैसे होंगे। रिकवरी मैं तो आपसे मुत्तफिक हूँ कि अनइवन रिकवरी है। रही बात एग्रीकल्चर पे, सॉरी एग्रीकल्चर पे मैं बात नहीं कर रहा जी, मैं उस पर नहीं कर पाया था। एग्रीकल्चर जो है देखिए, हमें ग्लोबल पॉलिसी जो जब भी हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि अच्छी और बुरी पब्लिक पॉलिसी, देयर इज़ नो एब्सोल्युटली अच्छी पब्लिक पॉलिसी, देयर इज़ नो एब्सोल्युटली बुरी पब्लिक पॉलिसी। अच्छी से अच्छी पब्लिक पॉलिसी में कुछ लोग जो है उनको नुकसान हो रहा होता है और बुरी से बुरी पब्लिक पॉलिसी से कुछ लोग जो है फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हुकूमत का जो काम होना चाहिए वो ये है कि वो जो जिनको नुकसान हो रहा है उनकी तादाद कम करे, जिनको फ़ायदा हो रहा है उनकी तादाद को बढ़ाते चले जाए। वो जो हैव और हैव नॉट का गैप है, इस वक्त पाकिस्तान का मसला ग्रोथ नहीं है, पाकिस्तान का मसला जो है वो है इनइक्वालिटी और इनिक्विटी। कि आप वो जो तफरीक है, मुआशी तफरीक है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बाद में, हम चूँकि ग्रोथ के पीछे भागते हैं, नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, GDP, या हम कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशन जो है उसको इतना कम करना है। ये दोनों चीज़ें मेरे नज़दीक बेमानी है अगर आपका वो जो इनइक्वालिटी और इनिक्विटी जो है वो बरकरार रहती है। एग्रीकल्चर में होता ये है कि अभी आप देखिए, चूँकि स्पोर्ट प्राइस जो थी सिंध में 2000 होगी 1400 से,
पंजाब में वो 1800 हो गई, यानी कि जो अमदादी कीमत जिस पे गंदम खरीदी गई 10 रुपये किलो, उसमें पंजाब में इजाफा हो गया और 15 रुपये किलो उसमें सिंध में इजाफा हो गया। अभी जब सितंबर में हुकूमत पंजाब या हुकूमत सिंध फ्लोर मिल को गंदम इशू करेगी, तो चूँकि उसने 10 रुपये और 15 रुपये महंगी खरीदी है, तो पिछले साल की निस्बत जो इशू प्राइस होगी 12-13 रुपये किलो महंगी इशू होगी। जब वो 12-13 रुपये किलो महंगी इशू होगी, तो आटा जो है, आटे में एकदम से 15 से 20 रुपये उसकी कीमत में इजाफा आपको देखने में मिलेगा। तो आपको ये देखना होता है कि अच्छा रूरल प्रोड्यूसर जो है उसको आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, अर्बन कंज्यूमर जो है, अर्बन कंज्यूमर को ये कीमत जो है, ये जो आपका था बड़ा वैलिड लॉजिक है कि जी महंगी गंदम उगवाने की बजाय ज़मीन किसान को क्यों नहीं दे दी। तो अगर वो पैसे सारे किसान को दे दें बहुत अच्छा होगा। मैं चूँकि खुद रही एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ कि हमारे देहातों में थोड़ी सी बेहतरी आने की तो होगी, लेकिन जो अर्बन कंज्यूमर होगा वो रगड़ा जाएगा, क्योंकि जितना आप वहाँ से उनको देंगे स्पोर्ट प्राइस में उतना महंगा आपको शहर में मिलेगा। तो अगेन इसका भी एक बैलेंस जो है वो हुकूमत को देखना पड़ता है। सही सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को जरा ब्रीफ रखें और क्रॉस टॉक से अवॉइड करें प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन पहला ये है कि ये पिछले गुज़श्ता 3 साल में ये बताएं कि IMF और दीगर इदारों से कितना कर्जा लिया गया, एक नंबर। और दूसरा सवाल ये है कि फौजी इदारे जो हमारे इनमें जो फर्टिलाइजर सीमेंट कंपनीज, इनकी शादी हाल, हॉस्पिटल्स जो कमाई कर रहे हैं, वो क्या गवर्नमेंट के खजाने में जा रही है या फौज में ही वो सर्कुलेट कर रही है? पहले सवाल के लिए तो मैं नंबर इनको शकील साहब को भेज दूंगा एग्जैक्ट पे कितना कर्जा लिया गया और क्या क्या है। जो दूसरा जो दूसरा सवाल है उस पर यह मेरी समझ के मुताबिक कि जितने भी आपके इस वक्त नीम अस्करी अदारे जिनकी हम बात करते हैं, ये फाउंडेशंस हैं और ये फाउंडेशन ना तो हुकूमत के खजाने में जाती हैं ना ये फौज के खजाने में जा रहा होता है। ये आपकी सरमाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वो जो आपके रिटायर्ड अफसरान होते हैं या रिटायर्ड ऑफिशल्स होते हैं, जो उनकी फलाह बहबूद के लिए जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई, ये पैसा उधर जा रहा होता है। यानी अस्करी सीमेंट का पैसा जो होगा ये नहीं होगा कि अस्करी सीमेंट ने या फौजी जो है सीरियल्स कॉन्फ्लैक्स से बना रहे हैं उसके पैसे जो सरकार में आएगा या उसका पैसा जो है वो जाएगा फौज के खजाने में जाएगा। तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो फाउंडेशन में जा रहा होगा। हाँ, उस पर जो GST लगेगा वो GST के पैसे खजाने में आ रहे हैं। प्लीज मतलब फौज के नहीं, फौजियों के सदारे। प्लीज सर, आई हैव 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन भी है और जेनेरिक भी है, समवॉट रिलेटेड। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बात होती है फॉर्मल इकोनॉमी की, हम उसको कैसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ उससे रिलेटेड है टैक्स नेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और पहली बात ये है सर कि इसको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू IMF कि हम कैसे कब तक IMF के साथ अपनी अरेंजमेंट्स करते रहेंगे और कब तक हम IMF की फाइनेंशियल जो उनकी कमर्शियल्स हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। और हम बार बार एक्सटेंशन ले लेते हैं और बार बार ये हम जो रेगुलेटरी बॉडीज़ को जो आपने बात की हम क्यों उसमें उनकी जो की रिकमेंडेशन है उन पर हम क्यों नहीं आ रहे। और सर तीसरा ये है कि सर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो मतलब राजस्थान का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन्स ऑफ PTI कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट लाएंगे और इतने हज़ार और इतने लाख नौकरियाँ दे देंगे, तो उस पर भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी तक मतलब पिछले 3 ईयर्स तो नहीं देखते जा रहा। तो ये 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, नौकरी हो गया। IMF पहला सवाल आपका क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना, ये तो मेरा ख्याल है ग्रेजुएट प्रोसेस है और इसकी तो काफ़ी वर्क करी। फाटफ की जो सिल्वर लाइन है हमारे लिए, फाटफ की ब्लेसिंग ये हुई है कि आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत हद तक उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लाने का अमल शुरू हो चुका है। तो अगर ये फाटफ का डंडा ना होता तो शायद ये इसी तरीके से चलती रहती यहाँ पे, लेकिन अब ग्रेजुअली उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे लेके आया जा रहा है। यानी उस पर जो रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी कहाँ पे आ रही है? रेजिस्टेंस आपको आ रही है ट्रेडर्स की तरफ से, रेजिस्टेंस आ रही है मर्चेंट्स की तरफ से। अभी फॉर एग्जाम्पल जब जो कहा गया है कि खास हद से ज़्यादा अगर आप ज्वेलर के पास जाके ज्वेलरी खरीदते हैं आपको कस्टमर का CNIC लेना होगा, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है? ज्वेलर्स की तरफ से आएगी और उसके बाद साफिन की तरफ से आएगी कि जी मैं जाके ये तो कर लूँगा कि 20 लाख का मैं जेवर ले लूँ, लेकिन जब वो मेरा वो CNIC मांगेगा तो मैं वो देने से इनकार कर दूँगा, तो मैं रजिस्ट करूँगा। ज्वेलर इसलिए वो नहीं लेना चाहेगा कि उसने वो किसी रिकॉर्ड में रखा ही नहीं है। तो टैक्स नेट आपका ब्रॉडन तब हो रहा होगा जब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो जाए। इस वक्त अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएँ वो 10,000 से नीचे का नुस्खा आपका नहीं बनेगा दाढ़ निकलवाने का या फिलिंग करवाने का। आपको कभी भी वो अपने NTN नंबर के साथ रसीद नहीं देता, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है तो वो आपको अपने NTN नंबर के साथ रसीद नहीं दे रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको कि आहिस्ता आहिस्ता जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक मैं और आप इनके से का टैक्स दे रहे हैं, या डायरेक्ट वेल्थ पे टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हुकूमत को तो अपने 6.7 बिलियन ट्रिलियन का जो टारगेट है वो पूरा करना है, तो या वो आपसे इनडायरेक्ट निकलवा लेगी या हमें, तो हमें इस वक्त पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम इस डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएँ। IMF फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक IMF का साइकिल और हमारा इलेक्शन साइकिल कंसाइड नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि IMF से निकला जा सकता है। डार साहब के जाती एकदम से क्या ऐसा हुआ था कि इकॉनमी तबाह हो गई? वो ये हुआ था कि उसके बाद इलेक्शन भी शुरू हो गया था
जब तक वो चल रहा था आपका प्रोग्राम, तब तक IMF बड़ा स्ट्रिक्टली चीज़ों को मॉनिटर कर रही थी। उसके बाद क्रेडिट कार्ड इकॉनमी बन जाती है। इसको सिंपल समझना हो तो यही है कि मैं बच्चों को लेकर चला जाऊँ और मैं धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड पर जितनी मर्जी शॉपिंग करता जाऊँ विदाउट रियलाइजिंग कि मुझे उसके बाद पैसे पे करने हैं, तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट भी आता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आता है। इस दफ़ा भी मुझे यही डर है कि अगर ये IMF प्रोग्राम सितंबर 22 में ख़त्म होता है और इलेक्शन 5 साल बाद ही होने हैं, तो वो जो आखिरी साल होगा उस पर दोबारा से ये गवर्नमेंट भी कहीं वही गलती ना दोहराए जो कि पहले उन्होंने दोहराई थी। एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, ये पढ़ते थे ना जी हम। आज आपको पता है कि एग्रीकल्चर का शेयर कितना है GDP में? 19%। सर्विसेज का शेयर कितना है? 61%। हमने ये किया कि हमने क्वांटम लीप लिया, एग्रीकल्चर से जंप लगा के हम सर्विसेज में आ गए। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो डेवलप नहीं हो सका। आप सब बताइए, घर में जो सबसे बड़ा क्राइसिस आता है वो क्या आता है? जब काम वाली छोड़ जाती है, कोई ढंग की काम वाली नहीं मिलती, जब ड्राइवर भाग जाता है, जब कपड़े सिलवाने जाते हैं 10 दफ़ा दर्जी से लड़ना पड़ता है कि जेब यहाँ लगानी थी तुमने यहाँ पे लगा दी, जब गाड़ी ख़राब होती है तो उसका कोई मैकेनिक नहीं मिलता। तो सर्विसेज सेक्टर में ग्रो करने के लिए आपको या तो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए या हाईली स्किल्ड होना चाहिए। इंडस्ट्री में आप सेमी स्किल्ड, सेमी एजुकेटेड चल जाएंगे। एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयड है, वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, तभी चल जाएंगे। तो जो सेक्टर आपकी इस वक्त GDP का 61% दे रहा है, अगर उसके मुताबिक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। मिसमैच है ना कि आप डिग्रीज जो है किसी और चीज़ में हम देते चले जा रहे हैं, जॉब जो है वो किसी और जगह पे हैं, या GDP की जो ग्रोथ है। एग्रीकल्चर में हमारे पढ़े लिखे बच्चे जाना नहीं चाहते। मेरे अपने गांव के लोग हैं, वो कहते हैं जी SBI में सिक्योरिटी गार्ड लिखवा लो। उनके पास 20 एकड़ ज़मीन है, उनको अगर समझाए बंदा कि यार तुम 20 एकड़ के मालिक हो वहाँ पर, वो कहता नहीं जी मुझे वो 20,000 रुपये महीना पे नौकरी दे दे, मैंने गाँव में नहीं रहा, मैं चूँकि FA कर चुका हूँ। तो वो मिसमैच है इस वक्त आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का और जो सेक्टर जो ग्रो कर रहे हैं। और जब तक ये मिसमैच है, कोई भी गवर्नमेंट आके उस हिसाब से नौकरियाँ नहीं दे पाएगी। हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को ग्रेजुएट करना है। फहीम साहब, सर बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, बड़े दादोशुमार के से भरपूर। लेकिन बात वही वासिफ साहब वाली, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पाकिस्तानी मैशे को बड़ी करीब से देखा, खासतौर पे इस हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह भी आई है। अब पेंडेमिक पे सब हुकूमतों को एक जवाब मिला कि पेंडेमिक की वजह से हमारी मैशत ख़राब हो गई, लेकिन पाकिस्तान को मेरे हाल ये पेंडेमिक से कुछ फ़ायदा भी हुआ इस हुकूमत को। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप इस हुकूमत के एडवाइजरी भी कर रहे हैं माशी मामलात में, इन्होंने जो आने से पहले इतने वादे किए थे और नारे लगाए थे और यकीन दहानियाँ कराई थी, तो या तो वो इन्होंने बिल्कुल सरासर झूठ बोला था या फिर दे आर अटरली इनकम्पिटेंट। तो आप क्या समझते हैं दोनों में से क्या है? मेरा ख्याल दोनों नहीं है। अपोजिशन का एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान की कौन सी अपोजिशन पार्टी है जिसके पास एक शैडो कैबिनेट है और जो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन सकती है। इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो कि अब इनकी अपोजिशन कर रही है। आप प्राइवेटाइजेशन में देखिए ना, जब पीपल्स पार्टी सर मेरी बात खत्म हो रही है, आपका अपना नुक्ता नज़र है, आप उसको जरूर रखें। जब पीपल्स पार्टी ने प्राइवेटाइज करना चाहा, उसको किसने मना किया था? उसको PMLN ने रेजिस्ट किया। जब PMLN ने प्राइवेटाइज करना चाहा तो PTI ने, पीपल्स पार्टी ने उसको रेजिस्ट किया। आज जब PTI प्राइवेटाइज करना चाहेगी तो PMLN और पीपल्स पार्टी उसको रेजिस्ट करेंगे। तो मेरा कहना है कि जब अपोजिशन में होते हैं तब बात करना बड़ा आसान होता है, खा वो PTI है, खा वो PMLN है, खा वो पीपल्स पार्टी है। जब उसी पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिलता है या उसके पोजीशन को, तो ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो मैं सिर्फ इसी गवर्नमेंट की एडवाइजरी काउंसिल में नहीं हूँ, डार साहब के साथ भी उनकी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था, शाहिद खाका नवासी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था। तो मैं कम अज़ कम पिछले 10 साल से तो आपको कह सकता हूँ कि इकनॉमिक पॉलिसी मेकिंग होते हुए बड़ा करीब से देख रहा हूँ। जो भी हुकूमत में आता है उसका मजबूरियों का हालत बिल्कुल चेंज हो जाती है। और मैं इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ, जब मैं यंग था, स्टूडेंट था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का वालिद बनूँगा। तो जब भी मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा सरगर्म था, तो जब भी मुझे पिटाई होती थी या मार जमात इस्लामी वालों से मार खा के आते थे घर, तो जब भी वो जमातियों की मार खा के घर आते थे तो वालिद साहब से फिर दोबारा जूता परेड होती थी। तो मेरे ज़हन में यह था कि यार मैं ऐसा वालिद कभी नहीं बनूँगा। अब मेरा बेटा माशाल्लाह 19 साल का है, तो मुझे कई दफ़ा सोचता हूँ कि मैं अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। जो भी वो चीज़ कहता है हमेशा मैं उसको रोकता टोकता रहता हूँ, हमेशा उसके एंटी जाने की कोशिश करता हूँ। तो जब अपोजिशन में आप होते हैं, आप किसी और तरह से सोच रहे होते हैं। जब आपको खुद करना पड़ता है तो वहाँ पे आके मेरा ख्याल है सब एक जैसे हो जाते हैं। और यही कुछ जो है PTI के साथ भी हुआ। सिर्फ ये था कि PTI ने चूँकि पहले गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, तो वोटर्स जो थे, वोटर्स का शायद एतमाद ज़्यादा था कि जी PMLN ने कभी डिलीवर नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, जमात इस्लामी को मौका ही नहीं मिला, तो शायद ये एक डिफरेंस आ जाए। तो उस वजह से वोटर्स में पजीराई जो थी वो, यानी वोटर्स ने एतमाद ज़रूर से ज़्यादा कर लिया था, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वही था जो कि अब हमारी अभी वाली अपोजिशन पार्टीज़ की।
सर हमारी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काम खराब किया ना, अच्छी खासी वो प्राइवेटाइजेशन हो रही थी स्टील मिल की, उन्होंने कहा वो ये जो, नहीं होने देंगे। उनके अब्दुल चौधरी साहब के दौर। शौकत अजीज के दौर में भी तो प्लीज क्वेश्चन। सर आपके दो क्वेश्चन हैं कि क्या आपने उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव रखा है सामने, क्योंकि मेरे जहन में मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे थे उनकी माइक्रो फाइनेंस स्कीम चल रही थी, उसने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर गया हुआ है कि जो लोग वो उनके पास जो पैसा जाएगा वो सर्विसेज वो ख़रीद सकें जो फॉर्मल हैं और वो सर्विसेज से नौकरियाँ बन सकें मिडिल क्लास के लिए या अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। आप कह रहे हैं दो ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन और है कि आपने कहा जैसे कि रेंट सीकिंग हो रही है और वो सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें सबको पता है क्या, लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने या उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ ने जो इस बूम में फ़ायदा उठाया या कोविड की वजह से या जिस वजह से फ़ायदा उठाया, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि वो अब ये पैसा बस्ट में इकनॉमिक बस्ट में बाहर ना चला जाता? क्या आप उस पैसे को कम से कम रोक सकते हैं कि वो पैसा दे गए ये मार्केट से निकल के बाहर मार्केट में पाकिस्तान से निकल जाए? का नहीं जा सकता। ये तो ज़रूर हो गया कि पार्टअप के मुख्तलिफ जो हैं उसमें जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ करेंसी है वो मुश्किल हो गया है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन अभी भी जो हो सकता है कि ये होगा, जो लोग उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर लेंगे वो लाजमन अपना पैसा बाहर भेज सकेंगे। जो टारगेटेड सब्सिडीज़ है वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नहीं सर, उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जेंडर का पर्सपेक्टिव है क्या वो आपने देखा? लेकिन अभी तक डिस्क के पैसे जो थे वो किनको मिल रहे थे? विमेन एडेड हाउस को, खवातीन को मिल रहे थे ना, तो वो सिलसिला तो उस तरीके से जारी रहेगा। एहसास इज़ वन ऑफ द सब कंपोनेंट ऑफ बिस्प। तो जो मिनिस्ट्री तो आपकी जो ब्रॉडर है वो जो आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन नेम है वो तो बिस्प है, तो बिस्प के जो पैरामीटर्स हैं वो तो उसी तरीके से हैं। उसमें जाहिर है कि प्रो विमेन फॉर एग्जांपल अभी भी जो एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, गर्ल्स स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर जनूबी पंजाब में इस वक्त स्टाइपेंड जो है वो दिए जा रहे हैं बच्चियों को स्कूल या कॉलेज भेजने के लिए। तो डेफिनेटली जेंडर पर्सपेक्टिव उसके जब तक नहीं रखा जाएगा उस पॉलिसी को तब तक वो टारगेटेड नहीं हो सकेगी, क्योंकि वन ऑफ द मार्जिनलाइज सेगमेंट इन अवर सोसाइटी आर विमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। सर सवाल ये था कि क्या उससे इस तरह बांग्लादेश में होमोजेनस की माइक्रो फाइनेंस में जो एक चीज़ है वो पाकिस्तान में उस तरह हम देख पाएंगे? ये हमें अनफोल्ड होगा तो पता चलेगा। इस वक्त तक की जो इंटेंशन है वो तो यही है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि टारगेटेड सब्सिडी उस तरीके से कभी थी नहीं, तो जो ये अनफोल्ड होगी तब हमें पता चलेगा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो क्या है। गौरी साहब। हाँ सर। डॉक्टर साहब ने कहा इंडस्ट्रियाँ चल पड़ी हैं, हमने बकराई से पहले देखा, बकराई से पहले एक इंडस्ट्री मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ, मुझे पानी नहीं मिलता और वजूहत भी हो सकती हैं। आपने कहा कि महंगाई कम नहीं होगी, क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ा रहे, तो क्या वज़ीर आज़म सरमायादार के हाथ ब्लैकमेल है? क्योंकि मैं दो खबरों का हवाला दूंगा, उस पर बड़ा फ़नी कमेंट्स बने। पेट्रोल प्राइस नवाज शरीफ के दौर में जब बढ़ा 1 रुपया तो एक चैनल ने कहा कि बम गिरा दिया महंगाई का, और फिर पेट्रोल क्राइसिस जब आए उसके बाद खुशखबरी दी गई कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल महंगा कर दिया और पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो गई है। मतलब एक महंगाई को बम के उसमें देखा जा रहा है, दूसरी महंगाई जो उससे डबल टिबल थी, उससे कहा कि खुशखबरी ये है कि पेट्रोल मिलना शुरू क्योंकि महंगा कर दिया। चीनी माफिया, आटा माफिया इनके हाथ में है, उनको पुचकार के भी कह सकते हैं कि बेटा कम कर दो, थोड़ी इज्जत रह जाएगी। तो क्या वज़ीर आज़म और सरमायादारों के हाथ जो असम्बली में बैठे हैं ब्लैकमेल है? क्योंकि उनका इलेक्शन में पैसा तो अच्छा लगा तो रिकवरी भी करना चाहते होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना था कि वज़ीर आज़म ब्लैकमेल चल रहे हैं या वाकई महंगाई नहीं कम कर सकते? ठीक है ना, लीड कैप्चर कीजिए। जिन आप 15, 20, 25 पहले वो होती थी किसी ज़माने में 22 फैमिलीज़ होती थी, अब आपके पास 25, 30 इंडस्ट्रीज ग्रुप हैं जो कि हर हुकूमत में उनको फ़ायदा ही होता है, किसी की भी हुकूमत हो, वो सिविलियन गवर्नमेंट है वो नॉन सिविलियन गवर्नमेंट है। तो अगर हम ये कहें कि रातों रात आप उनके हाथ जो है वो बांध देंगे, ये ना पहली हुकूमतें कर सकी थी ना ये हुकूमत कर सकेगी। अब वो बिल्कुल आपका 180 रुपये किलो बढ़े, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसमें इंटरनेशनल जो है फैक्टर्स, अगर आपकी 110% से ज़्यादा सोयाबीन ऑयल बढ़ता है तो यहाँ पे वो बढ़ेगा। यानी मैंने कहा ना, या तो क्रेडिट कार्ड इकॉनमी बन जाए। जब आप फरमा रहे थे ना कि बिजली के जो थे पेट्रोल जब $153 पर बैरल था तो यहाँ पे सस्ता क्यों था? उस वक्त पेट्रोलियम लेवी लेने की बजाय गवर्नमेंट जो थी वो प्राइस डिफरेंशियल जो था वो दे रही थी, 37 रुपये पर लीटर प्राइस डिफरेंशियल दे रही थी। मैं उस वक्त PSO बोर्ड में था 2010 में, ठीक है। तो वो जो PSO जो था इस वक्त ऑन बुक्स वो 1 अरब रुपये की कंपनी थी, लेकिन दिवालिया कंपनी थी, क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने उससे वादा किया था पर लीटर 37 रुपये देने का वो गवर्नमेंट ने
नहीं दिया था, और वही आपको निजी सेक्टर डेट आज भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आपकी इकॉनमी नहीं बढ़ती, गवर्नमेंट के लिए आज भी बड़ा आसान है कि वो उसको डेफर करती जाए चीज़ों को, और उसको एक कुशन जो है वो लेती जाए, आवाम में पॉपुलर मैयर लेती जाए। लेकिन उसका नुकसान जो होगा कि जब भी ये गवर्नमेंट जाएगी, आने वाली हुकूमत जो है इसे डबल कर्जा लेके, डबल डेप्रिसिएशन करके डबल महंगाई कर रही है। सारा कसूर किसकी हुकूमत का है? वही तो सर सब- प्लीज प्लीज गो अहेड। मेरा एक सवाल है, अगर आपकी तवज्जो हासिल हो। आपने दो बातें कही कि सर्विस सेक्टर में यहाँ पर 61% है, और उसके लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है, उसकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज़ है वो उतनी सूटेबल नहीं है। ये सवाल मैन्युफैक्चरर्स भी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी भी 5,000 साल पुरानी एग्रीकल्चर चला रहे हैं। इसके अलावा ये है कि आपने ये भी कहा, और हम भी जानते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी जो ट्रेड से बिज़नेस है उससे ज़्यादा पैसा हमें आ रहा है। बहुत से ममालिक जैसे जॉर्डन हो गया, फ़िलिपीन हो गया, वो एक्सपर्टीज़ ही तैयार करते हैं ताकि वो बाहर जाके वहाँ से पैसा कमा के लाएँ। वी आर नॉट डूइंग इट। हम उससे पैसा फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना ही ये गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि ऐसे लोग पैदा किए जाएँ जो उन गैर कानूनी तरीके से जाके कहीं मरे नहीं और वो ना हो, तो उस पर कोई काम नहीं, पैसा हम लोग बटोर रहे हैं। ये बड़ी अजीब अलमिया है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ लोकली एक्सपर्टीज़ नहीं मिल रही, मगर दूसरी तरफ हमारे पास 4-5 मिलियन लोग मदरसे में मौजूद हैं, नौजवान, जिनको क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री और सर्विसेज के लिए सूटेबल कैडर वहाँ से मिल सकता है? अच्छा, फिर आप इस जो मॉडर्न एजुकेशन, जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन है, उसको भी इस्लामाइज करने के लिए तुले हुए हैं। तो ये किस तरह से उसको इसको कैसे कंबाइन कर रहे हैं? मैयर देना चाह रही होती हैं, और मज़हब एक पॉपुलर मैयर के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। भुट्टो साहब जो स्ट्रैप का शिकार हो गए, और अब ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप है। ये मुझे लगता है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक वाली जो बात है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे की तरफ चले गए। मदरसे के स्टूडेंट जो हैं उनको डेफिनेटली आप ग्रेजुएट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डर ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में, जो कि लग रहा है कि तालिबान अगर वो हाफ कैप्चर भी कर लेते हैं, तो आप अपने यहाँ के जो 7 रिजवी टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, और जो उससे पीछे दहाइयों से हमने बिठा रखे थे, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? तो अभी यानी हकानीस की बात तो बात की है ना, रिजवी तो अभी जुमा 3 साल की बात है। तो अगर उसका बेटा जो है वो आके पूरे पाकिस्तान को उसने बंद कर दिया था, तो जब तालिबान वहाँ पे पावर में आते हैं, तो फिर इन मदरसों को आप ये सोचें कि जी ये आएंगे और ये आके इनको हम ग्रेजुएट करवा सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो परसों रहीम यार खान में बॉम्ब में हुआ है, जो मंदिर पे हुआ है पेट के बाद, तो ये वो चीज़ें जो कि एक बदकिस्मती से इंतहापसंदी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी शायद हम मदरसे के उन तालिब इल्मों को सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए ला सकें। 2 क्वेश्चन है जा रही, बढ़ाई जा रही। हाँ, exactly. ये जो है ना रवैया, वो भी तो कोई कम नहीं है ना। अभी किसी पे कादियानी होने का ज़रा लेबल लगा के देखे, और फिर देखे मोहल्ले वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। किसी के ऊपर अभी मैंने आपसे बातें की हैं, अभी छोटा सा इसका कोड ऑफ कंटेक्ट को लगा दीजिएगा, और उसके बाद देखिए कि ब्लास्टिंग के चार्जेस कहाँ से आएंगे। तो वो करवाया गया है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो मेरा और आप तरबियत दी गई है, वो मेरा और एक्टिविज्म को आपके फड़ाया मजाज गया का है। हिस्सा बन गया। प्लीज आमिर साहब। और सारी की सारी तरक्की हुई है हमारी खा जाएगी। दूसरा चमन का बॉर्डर बंद हुआ, ये वो, तो ये तो बेसिक से अच्छा नहीं, सारी हमारी ताकतवर लोग जो हमारी पैरल्स में जाएँ बाड़े में तो सारी स्मगलिंग हो रही है। 2 बात है। तीसरी बात ये कि जब आपने खुद कह दिया कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है हमारी इकॉनमी, बाद मुल्क ऐसे जिनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है कि हमें वहाँ पे एक्टिविटी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में आप देखेंगे हम हमारी जो है एक्टिविटी नजर आती है, मतलब कंस्ट्रक्शन चले जाए, खाने पीने के ढाबों पे चले जाएँ, इधर चले जाएँ, शॉपिंग प्रॉब्लम चले जाएँ, गांव हो इधर हो, हमें पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी नजर आती है। लेकिन हमारा इकॉनमी हमारी अच्छी, तो क्या इसकी वजह वही है कि हमारी इकॉनमी वहाँ नहीं खड़ी, क्योंकि अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पैरेलल इकॉनमी जो है वो स्मगलिंग में ताकत तबका बड़ा इन्वॉल्व है। जी अब जी मैडम। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी बातें समझने की बहुत कोशिश की, 40-50% तो समझ आ गई, लेकिन कुछ नहीं भी समझ आई। पहली बात तो मैं ये पूछूंगी कि क्या जैसे कॉलेजेस वगैरह पे प्रिंसिपल अगर चेंज हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है कॉलेज की उसमें इंतज़ामिया पे और रिज़ल्ट्स वगैरह पे, काफ़ी मजमूई तौर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारी जो ये PTI की गवर्नमेंट है,
सबसे पहले असद उमर साहब आए, उसके बाद हफीज़ शेडो शेख का साहब भी आए, शेडो का भी। और उसके बाद फिर अब जो है वो शौकत तरीन साहब है। तो क्या इसके बाद भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई और? सर एक और क्वेश्चन। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं ओके। है। अच्छा, एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि 3 सालों में ना कोई सैलरी बढ़ाई गई, ना पेंशन, और वो भी अभी बड़ी मुश्किल से 10% बढ़ाई है। तो क्या पेंशनर्स हैं या जो सैलरी पीपल्स हैं वो खाना पीना नहीं खाते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है? महंगाई इसके मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। और तीसरी बात में ये, अभी आपने कहा अपने लेक्चर में कि पॉलिसी जो छोटी गाड़ियों के लिए हुकूमत ने बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन वो तो सिर्फ उमरा के लिए बनाई है। अब किसी के पास 50-60 लाख होगा, आपने कहा ओन जो है वो 10 लाख जा रहा है, ठीक है? तो कौन ले सकता है 10-12 गाड़ियाँ, कौन बुक करा सकता है? मुझे ये बताइए। तो किस हवाले से ये पॉलिसी अच्छी हुई, ये मैं आपसे सवाल है। असलैन साहब प्लीज क्विकली। 2-3 कॉल कटे हाँ बस ठीक। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल है, कितने अरसे का टाइम फ्रेम है? हम क्वाइट क्लियर कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी कि हम सीपेक से फ़ायदा उठा सकें। देखिए, ग्वादर बंदरगाह आपकी इट्स अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ग्वादर में तो आपका बलूचिस्तान में उस पर कहीं बस दूर दूर भी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो कि वहाँ से आप चीज़ भरें और जहाज़ में भर के ले जाएँ। उस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जो ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी थी, अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है पिछले साल। ग्वादर में 2 बिजली के प्लांट लगने थे जो कि जब ग्वादर को लीज आउट किया गया था, अभी तक नेपरा ने उनका टैरिफ जो है वो डिटर्मन नहीं किया। ग्वादर बंदरगाह जो थी उसकी ड्रेजिंग होना होती है, ड्रेजिंग समुंदर में वो नीचे तह में वो सीडेंट्स में वो जमा होते जाते हैं, जहाज़ उस पर ऊपर नहीं आ सकता। अभी तक उस पर फटा पड़ा हुआ है कि ये चाइनीज़ करेंगे या पाकिस्तान करेगा या पाकिस्तान और चाइना मिलकर करेंगे। ग्वादर पे विंड ब्रेकर बनना है। कराची तो आपका एक नेचुरल पोर्ट है, तीनों तरफ से कवर है, वहाँ पे आपको वो जो एक बैरियर है वो क्रिएट करना होता है ताकि जहाज़ लंगर अंदाज हो सकें। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे। ग्वादर जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री जोन जो बन रहा था, पिछले बजट में उसके लिए जो टैक्स के जो थी फेवर्स, टैक्स इंसेंटिव्स और ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन, वो लास्ट ईयर उसको दिया गया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, चाइनीज़ दे आर गुड बिजनेस मैन, दे आर नॉट योर एडवाइजर्स। आपको वो आके सलाह नहीं देंगे हमें कि जी यहाँ पे आप नुकसान खा रहे हैं, ये यूँ नहीं यूँ कर लें। चाइनीज़ की अगर आप चाइना के साथ देखें उनकी एंगेजमेंट, वो अपना एजेंडा आप पे मुसलत नहीं करते। जो चीज़ आप उनसे मांगेंगे वो दे देंगे। अगर आपको बिजली चाहिए तो उन्होंने बिजली दे दी, आपको सड़कें चाहिए तो उन्होंने सड़कें दे दी। अब आप उन्हें कह रहे हैं जी एग्रीकल्चर पे आ जाएं, वो एग्रीकल्चर पे आपके साथ कॉपरेशन के स्ट्रेटेजिक इशूज़ को एक साइड पर रख के अगर आप देखें, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका जो इकॉनमी ऑफ स्केल है वो इतना बड़ा है कि आप जो मांगेंगे, जिस तरह का मांगेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो सब आपको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो आपको मशवरा नहीं देंगे कि अच्छा जी आप 4 नंबर मत मांगें, आप 2 नंबर मांग लें, या 2 नंबर नहीं मांगे 1 नंबर मांग लें, या आप अपनी पॉलिसीज़ को सिंक्रोनाइज करें या उसको इनलाइन करें। और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि सीपेक से फ़ायदा उठाने के लिए अभी सिंक्रोनाइज रहे, और जब तक वो नहीं होगी तब तक आई डोंट सी एनी जो गेम चेंजर जिसको हम बोलते थे, यानी इसमें पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन बाय अवर बिजनेसेस, बाय अवर प्राइवेट सेक्टर, बाय अवर नेगोशिएटर्स। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अभी काम करने की जरूरत है। आपका जो मैम क्वेश्चन था, मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, और मुझे डर भी यही है कि बड़ी तेज़ी के साथ हम अपनी मिडिल क्लास को, बहुत से पेंशनर और सैलरीड पर्सन, आई एम वन ऑफ देम, हम उसी मिडिल क्लास का हिस्सा हैं। इस ट्रांजिशन में हम अपनी मिडिल क्लास को बड़े बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। नीचे जो वाले जो 2 क्विंटाइल है, राइटली उन पर तवज्जो दी जानी चाहिए, उन पर काम, उन लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सारी ट्रांजिशन में मिडिल क्लास को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पर क्या लीड कैप्चर होता चला जाएगा, या नीचे डोल जो है वो हम कर रहे होंगे, डोल आउट करते चले जाएंगे। सोशल सेफ्टी नेट, सोशल प्रोटेक्शन जो आपकी मिडिल क्लास थी, उसके लिए सोचने की ज़रूरत है, और वो कैसे सोचा जाएगा वो देखना होगा। क्या शौकत तरीन साहब के बाद प्योर आएगा या नहीं, ये शहबाज गिल साहब से पूछिएगा, सियासी अमूर के माहिर वो हैं। सर मेरा सवाल ये है कि ओवर पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डायरेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री। जब ये ज़्यादा आबादी बढ़ती है तो दबाव आ जाता है। सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हुई है, इन कोविड-19 में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में भी दूसरे नंबर पर है। तो ये बच्चे जब पैदा हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है कल को इन्होंने जॉब मांगनी है, तालीम क्या है, सेहत का इशू है। पाकिस्तान पहले भी इस मसाइल की दलदल में है, तो हुकूमत के पास क्या पॉलिसी होगी? क्या वो आने वाले बच्चों को रोज़गार मुहैया कर सकेगी, उनकी जॉब्स हैं और चीज़ें हैं, या फिर इसी तरह के वो नारे? अगर नहीं कर सकेगी तो ये आबादी बढ़ती रहेगी। आबादी जो है ना,
हम सब कहते हैं आबादी जो है वो लोगों का एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि घर में जितने अफराद कमाने वाले होंगे, यानी आप सारे यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हैं ना, मुझे नहीं पता अगर मैं पर्सनल क्वेश्चन करूँ कितने आप में से ऐसे होंगे जिनके 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। हम वो लोग जो कि बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं। हमारे यहाँ 6-8 बच्चे क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें बैक ऑफ माइंड थोड़ी सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हासिल है। अगर हमें ये पता है कि ख़ानदान के हर फर्द ने जाके कमाना है, वो फिर वापस आके घर का चूल्हा जलेगा, तो वहाँ पे 6, 7, 8, 10 कमाने वाले अफराद एक कोपिंग मैकेनिज्म है, वो शौक से आगे नहीं बढ़ा रहे होते। डेट इज़ देयर स्ट्रेटेजी टू फेस ऑल एडवर्सरीज। तो अगर ये आपकी इकनॉमिक ग्रोथ जो है ये इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर आबादी बढ़ती रहेगी, आबादी कम नहीं होगी। जो उन लोगों का टूल है जिनको कि हम इग्नोर कर रहे हैं और निगलेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन का सवाल, एक लाइन। जी बांग्लादेश कैसे आउटस्मार्ट होने कर गया? वो हम बांग्लादेश वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री डेफिनेशन में आता है। हाल तो प्रैक्टिकली वो ग्रेजुएट कर चुका है, लेकिन वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा। जो WTO सिस्टम है उसमें LDCs के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ना कोई कोटा है, उनके एक्सपोर्ट के लिए ना उस पर कोई ड्यूटी है। वो जो भी भेजें ड्यूटी फ्री है, वो जो भी भेजना चाहें जितनी मिकदार में भेजना चाहें, कोई कोटा नहीं है। LDCs की जो लैंडिंग है वो कंसेशनल है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अगर हमें 4-5% लोन इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, उनके लिए 0% है, अनलेस के वो कमर्शियल लोन पे जाए। तो LDC होने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। GSP प्लस तो हमें भी कितने सालों से मिला हुआ, आपने क्या किया है? हम उस तरीके से LDC में नहीं आते। माजरत चाहता हूँ कि मैं ना हो सका खिलाड़ी साहब की गुफ्तगू से, लेकिन मैं आज सिर्फ ये कहने आया हूँ कि नई तंजीम की तश्कील हुई है जो पूरी तरीके से और जाने वाली तंजीम जमहूरियत आगे बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के होते हुए, ग्रुपों के होते हुए, समाज की जो उपजाऊ है, जो उसके मसाइल हैं या उसके दुख हैं, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। शकील साहब, ये आपकी तंजीम की जिम्मेदारी है कि आप ये दिए से दिया जलाएँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूद है कि ऐसी जिंदा आवाज़ें मौजूद हैं। चलते चलते सुलैख साहब से आखिरी लफ्ज़ मैंने सुना कि मिडिल क्लास, मैं आपसे रहनुमाई के लिए जानना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ कोई मिडिल क्लास रह गई है? यहाँ तो 2 तबके हैं, एक बहुत अलीट है और एक बहुत गरीब है। ये जो खलीज है ये वसी होती जा रही है, और जब ये खलीज वसी होती है तो फिर क्या होता है? फिर ये होगा कि जो अर्बन आपकी ग्रोथ है, जो ड्राइवर ऑफ इंजन है, जहाँ से कंजम्पशन होती है, वो हिट होना शुरू हो जाएगी। अलीट जो है वो फिर पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो जब तक मिडिल क्लास है तब तक आपकी बाकी चीज़ें हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि ग्रोथ करें तो हमें इस तफावत को खत्म करना है। जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसका म्यार ज़िंदगी बुलंद करना है, उसके लिए तो काम हो रहा है। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मिडिल क्लास हुकूमत कर रही है इसको, वो जो मिडिल क्लास है वो वाकईतन खत्म हो रही है।